आप लोग सीखेंगे प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां। प्रथम कोटि और प्रथम घात मतलब वहां पर अवकल समीकरण की कोटि भी एक होनी चाहिए और उसकी घात भी एक होनी चाहिए। घात कोट दोनों एक एक हो तो उसको हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, पहले आपको ये समझना है। पहली तो बात यह है कि अवकल समीकरण को देख के आपको पहचानना है कि भाई कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है। तो पहले आप पहचानना सीखो। यहां पर 3 मेथड हैं। देखो बच्चों, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, कुछ ऐसे समीकरण मिलेंगे, कुछ ऐसे अवकल समीकरण मिलेंगे जिनमें चरों का पृथक्करण करके उनका हम हल करना सीखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी समीकरण होंगे जो समघातीय अवकल समीकरण होंगे। बच्चों अलग अलग टाइप के होंगे। अभी आपको सब कुछ अलग अलग बताएंगे कि इस टाइप का होगा तो कौन सा मेथड लगाओगे, इस टाइप का, है ना। पहले फॉर्मेट समझो कि किस टाइप का हमें यहां पर अवकल समीकरण मिलेगा तो हमें कौन सा प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, तीसरा आपका होता है रैखिक अवकल समीकरण। तो 3 मेथड है हमारे पास, 3 टाइप के क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछे जाते हैं। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण, ये 3 एक्सरसाइज अलग अलग हैं। 3 एक्सरसाइज 9.4 में ये आपका पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण मिलेंगे 9.4 एक्सरसाइज में। 9.5 एक्सरसाइज में समघातीय अवकल समीकरण मिलते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसकी बात करी जा रही है बच्चों। रैखिक अवकल समीकरण वहां 9.6 एक्सरसाइज में मिलते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के अवकल समीकरण बोर्ड एग्जाम में यहां से एक प्रश्न बड़ा प्रश्न, वो भी बड़ा प्रश्न 8 नंबर का जरूर आता है बच्चों, है ना। इस मेथड से आएगा या इस मेथड से आ सकता है या इस मेथड से आ सकता है। और उसमें से इसकी बात तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये जो लास्ट में है ना रैखिक अवकल समीकरण का हल करना, ये तो ये मानो कि लगभग हर साल पूछा जाता है ना, हर वर्ष पूछा जाता है। तो बहुत ही तीनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले हम समझते हैं कि भाई किस टाइप का हमें इक्वेशन मिलेगा, किस तरीके का हमें अवकल समीकरण मिलेगा, तो हमें कौन सा फिर प्रोसेस अपनाना है, किस प्रोसेस से हमें हल करना है। पहले बच्चों यहां पर पहली प्रोसेस देखते हैं, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। क्या देखना है पहले? पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब वेरिएबल जो आपका चर है ना उसको हम क्या करें, सेपरेबल कर ले, मतलब उसका हम पृथक्करण कर ले। ऐसे बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझो, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में ये समझो कि जो भी हमारा अवकल समीकरण दिया जाएगा उसको हमें क्या करना है, चर x को dx के साथ में रखना है और y को dy के साथ में रखना है। समझो सेपरेबल हो गई। पृथक्करण का मतलब यह है कि x dx के साथ में रखना है, y dy के साथ रखना है, काम खत्म। ऐसे समझो, है ना, बिल्कुल आसान सा है। अभी बताते हैं, जैसे हमें कभी पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण मिले तो किस प्रकार का बच्चों मिलेगा, इस प्रकार का। देखो ध्यान दें, ये हमारा है dy ओवर dx बराबर, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि कोई dy ओवर dx बराबर यहां पर कोई फलन है x, y, मतलब x और y दोनों में कोई आपका फलन है, x और y दोनों में आपका कोई फलन है और ये dy ओवर dx के बराबर लिखा हो तो हम ये कह सकते हैं कि एक चर का है ये, सॉरी प्रथम कोटि का है और प्रथम घात का ये अवकल समीकरण है। और ये पृथक्करणीय चर वाला अवकल समीकरण तब कहलाएगा जब इसको ऐसा हो। देखो बच्चों 3 टाइप के आपके यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ऐसा हो कि dy ओवर dx बराबर, यहां पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x लिखा हो, इस टाइप का हो सकता है। x का मतलब ये नहीं है कि x ही हो, 2x होता है, हो सकता है x स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो या फिर ऐसा भी हो dy ओवर dx बराबर में y, ऐसा भी लिखा हो सकता है। या फिर इसको ऐसा भी लिखा हो सकता है कि भाई dy ओवर dx बराबर में ये हमारे पास मान लो 2 फलन का गुणनफल दिया जाए, मतलब gx एक फलन है, दूसरा फलन मान लेते हैं fy है, एक x में है एक y में है, ये x का फलन है ये y का फलन है, दोनों का आपस में गुणा है। तो बच्चों इस टाइप के आपके कोई इक्वेशन दिए जाएंगे तो हम ऐसे इक्वेशनों को क्या कहते हैं, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण कहते हैं। अब इसके हल करने की विधियां समझो। जैसा कि बच्चों हमने बताया कि आपको यहां से अगर ऐसा मिलता है कोई इक्वेशन तो हमें सीधा सीधा बात यह है कि भैया x को dx के साथ सेपरेबल कर लेना है और y को dy के साथ कर लेना है। बिल्कुल साधारण सी बात। ऐसे देखो समझो dy बराबर
यहाँ ये dy को छोड़ो तो ये dx जो बटे में है ना, यहाँ गुणा कर सकते हो, तो ऐसे कर दें x इंटू में dx, इस प्रकार से कर सकते हो, बिल्कुल है ना, कर सकते हो नहीं, ये dy अलग हो गया, x dx अलग हो गया, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार से अगर इसको यहां पर लिखना चाहो, इसको देखो तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, भैया dy लिखा है, y को हमें क्या करना है, y को dy के साथ रखना है, तो dy के साथ में बटे में ये y कर लिया, बराबर का निशान लगा दो, इंटू में dx, ये हमारा जो भाग वाला है ना ये गुणा में पहुंच जाएगा, है ना, इतनी बात ठीक है। यहां पर अगर इस टाइप का आपको इक्वेशन मिलता है तो आपको क्या करना है, देखो dy बटे में यहां पर fy करना है, dy के साथ में क्या रखना है, fy रखना है, y वाला फलन जो है वो dy के साथ रख लेना है, और यहां पर देखो ये dx है, dx को इधर ले आओ तो ये gx जो x में फलन है उसको dx के साथ रख लो। तो ऐसे हमें क्या करना है, चरों का यहां पर पृथक्करण करना है, ऐसे समझो, है ना, चरों को क्या करना है, पृथक्करण। यहां पर देखा हमने कि x को dx के साथ में कर लिया, y को dy के साथ में कर लिया, देखो ये dy के साथ में y कर ली, है ना। तो अगर हम ऐसा कर पाए कि चरों का पृथक्करण कर लें तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हम दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चों ये माने कि यहां पर ये हम थोड़ी देर के लिए ये दोनों को कट रखो, इन दोनों इक्वेशनों को थोड़ी देर के लिए कट कर लो, ठीक है। अभी प्रश्न समझाएंगे तो ज्यादा बात अच्छी समझ में आएगी। मान लिया हमने ये हमारा इस टाइप का कोई अवकल समीकरण दिया गया है और उसका हमने चरों का पृथक्करण करने के बाद इस तरीके से बना लिया। अब जो यहां पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देते हैं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy और अपोन में fy लिखा है, बराबर का निशान लगाओ, और यहां भी समाकलन करो तो gx इंटू में dx लिख दो। और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारे पास जो 1/fy लिखा है इसका समाकलन कुछ ऐसे है, मान लेते हैं fy है, क्या है बच्चों, fy, ठीक है। हमने मान लिया कि इसका समाकलन fy है, बराबर का निशान लगा, और इसका हमने मान लिया समाकलन, ये मान लिया gx है, और एक कोई कांस्टेंट लगा दिया जाए तो इस तरीके से ये हमारा देखो एक समीकरण बन गया। ये समीकरण क्या है, ये आपका इस अवकल समीकरण का हल है, बस इतना ही करना है, चरों का पृथक्करण करना है, फिर दोनों पक्षों का समाकलन लेके हम हल करें और एक कांस्टेंट लगा दें, समझो काम खत्म। इतनी सी बात है बच्चों, बहुत आसान से सारे प्रश्न हैं। जैसे हम ये कहें कि यहां पर यही हमारा ये तो ये प्रश्न बन गया बच्चों, ये देखा जाए तो प्रश्न बन गया। अगर हम यहां पर इसको हल करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हो, देखो दोनों पक्षों का समाकलन करें तो समाकलन यहां पर लिख दें dy बराबर में यहां पर समाकलन लिख दें x इंटू में dx, और यहां से आप देखो ध्यान से यहां पर 1 कहा जाएगा, ठीक है। 1 का समाकलन क्या होगा, y होगा, बराबर में x का समाकलन होगा भैया x²/2 प्लस एक कांस्टेंट लगा दो बच्चों, आंसर आ गया। बोलो कोई समस्या है क्या, ठीक है कि नहीं। यहां पर भी एक ये हमने बताया कि ये भी आपका एक प्रश्न है, इसका अगर हम यहां पर देखो, इसको हमने चरों का तो पहले पृथक्करण कर लिया, चरों का पृथक्करण करने के बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो यहां पर लिखना है dy बटे में y का समाकलन बराबर में समाकलन dx, ऐसा लिख सकते हो। और यहां से इसके बाद देखो 1/y का समाकलन तो हमें पता है log y होता है बच्चों, होता है कि नहीं। यहां पर ये 1 है, 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में करना है तो x हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट लगा दो, और ये भी देखो हमने इसका हल निकाल लिया, है ना। इस अवकल समीकरण का ये आपका व्यापक हल है। ये क्या है बच्चों, व्यापक हल। ये क्या है, इस अवकल समीकरण का ये हमें यहां पर जो मिला है ना, ये क्या है, व्यापक हल मिला है। ये जो हल मिला है क्या है, ये व्यापक हल है, ठीक है। अभी कही जाएगी आपसे किसी प्रश्न में विशिष्ट हल बताओ, तो जैसा बच्चों पहले भी बताया कि विशिष्ट हल का मतलब है कि ये कांस्टेंट जो निकला है ना, इसकी कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होगी, कुछ विशिष्ट वैल्यू होगी, वो वैल्यू आप अगर यहां पर रख दें तो ये आपका हल आपका क्या कहलाएगा, विशिष्ट हल कहलाएगा। प्रश्न में कुछ शर्तें दी जाएंगी, उस शर्त के हिसाब से हम सी की वैल्यू निकालेंगे, और सी की वैल्यू यहां रख दें तो समझो फिर ये क्या बन जाएगा, उसका विशिष्ट हल बन जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी कुछ ऐसा दिया जाएगा जिसमें कि भाई ऐसा दिया जाएगा कि भाई y का मान इतना है, x का मान इतना है, तो c का मान कितना हो जाएगा, y और x के मान यहां रख दिए जाएंगे, c की वैल्यू निकल आएगी, और c की वैल्यू हम यहां रख देंगे तो ये इसका विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये इसका व्यापक हल है। तो बच्चों व्यापक हल पूछा जाए तो हमें सी में आंसर देना है,
और यदि विशिष्ट हल पूछा जाए तो सी का मान ज्ञात करके हम इसमें यहां रखेंगे, विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम है। बच्चों एक और बात बता दें कि यहां से जब आप पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण सीख लेंगे तभी आप समघातीय अवकल समीकरणों का हल करना सीख पाएंगे। समघातीय अवकल समीकरणों का हल करना तभी सीख पाएंगे जब आप पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरणों का हल करना सीख चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि समघातीय अवकल समीकरण का हल करने के लिए भी आपको इस विधि की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी समझाएंगे आपको। तो पहले हम यहां पर इसी प्रोसेस को यहां आगे बढ़ाते हुए पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण के कुछ उदाहरण ले लेते हैं, है ना। फिर हम उसको हल करके हमें और ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि भाई किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आइए यहां पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको पहले रब कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चनों को यहां पर लेते हैं जिससे हम यहां पर बिल्कुल अपने आप में श्योर हो जाएंगे कि भाई इस टाइप का प्रश्न आएगा और हमें इस टाइप से इसका हल करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रश्न को ध्यान से देखो। dy ओवर dx बराबर लिखा है x+1/2 का व्यापक हल बताओ। तो पहले देख के हमें ये पहचानना है कि भाई यहां पर चरों का पृथक्करण करा जा सकता है या नहीं। यहां पर ध्यान से देखो, पृथक्करण करने का मतलब सीधी सीधी बात है कि x वाले पद जो है वो dx के साथ में आ जाए और y वाला जो चर कहें इसको या फिर कोई फलन कहते हैं ना, चर x में फलन है, ऐसा भी कह सकते हो भाई x+1 एक फलन तो है। यहां पर 2 - y ये y में एक फलन है, तो y को dy के साथ में और x वाले चर का जो फलन है उसको dx के साथ में अगर रखा जा सके तो हम यहां पर ऐसा कहेंगे कि ये चरों का पृथक्करणीय रूप में आपका अवकल समीकरण दिया गया है। तो यहां पर ऐसा करा जा सकता है भैया। यहां देखो ऐसो मतलब इसको ऐसा लिख लें 2 माइनस में y इंटू में dy, ठीक है, बराबर यहां पर x+1 इंटू dx, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं। 2 माइनस y को यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया और x+1 का यहां पर x+1 के साथ में dx का मल्टीप्लाई कर दिया। और ऐसा करने के बाद जब हमने बताया कि अगर चरों का पृथक्करण किया जा सके तो चरों के जब पृथक्करण कर लें तो फिर इसके बाद अगला स्टेप होता है कि दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी मत लिखो, यहां पर सीधा समाकलन का निशान लगाओ और यहां पर लिख दें 2 माइनस y इंटू में dy और यहां पर बराबर समाकलन का निशान लगाओ x+1 इंटू में dx। करेक्ट है। इसके बाद में यहां पर समाकलन करो, देखो 2 का समाकलन पता है कितना होता है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे तो हमें 2y लिखना है, माइनस y का समाकलन y²/2 लिखना है, बराबर में यहाँ x का समाकलन चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कितना लिखना है x²/2 प्लस 1 का समाकलन x लिखना है प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। यहां पर बटे में 2 है ना, इसको अगर यहां से खत्म करना है तो 2 से पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई कर दो। 2 से गुणा करोगे तो 4y हो जाएगा, यहां 2 से गुणा करोगे तो y² मिलेगा, यहां 2 से गुणा करोगे तो x² मिलेगा, यहां 2 से गुणा करोगे तो 2x मिलेगा और यहां 2 से गुणा करोगे 2c हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर देखो पक्षांतर करके ऐसा भी कर सकते हो कि लिखा है x², बिल्कुल ठीक है, ये माइनस का है, इसको भी इधर ले जाओ तो प्लस का y² हो जाएगा। यहां पर प्लस में 2x तो ठीक है, ये वाला 4y इधर ले जाओ, माइनस का 4y हो जाएगा, प्लस में 2c और बराबर में यहां 0 लिख दें। बच्चों c एक कांस्टेंट संख्या, इसलिए 2c भी कांस्टेंट संख्या ही होगी। तो यहां पर कांस्टेंट है ना, तो यहां पर 2 कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि x² प्लस y² प्लस 2x माइनस में 4y प्लस एक कोई नया कांस्टेंट मान लेते हैं, c1 लिख दें या d लिख सकते हो, यहां पर d लिख दें। तो एक कोई नया कांस्टेंट हमने d मान लिया बराबर 0, जहां पर d है कितना देखो यहां पर आप लिख सकते हो, जहां d बराबर है 2c। ठीक है, तो ये है बच्चों इस अवकल समीकरण का व्यापक हल, है ना। इस अवकल समीकरण का क्या है, ये व्यापक हल है। इतनी बात बच्चों, बिल्कुल एकदम आसान सी बात है कि चरों का हमें पृथक्करण करना है ना। y वाले चर जो है वो dy के साथ में रख दें और x वाले हैं वो dx के साथ में रख लें और फिर इसके बाद में समाकलन दोनों पक्षों का करें और समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट लगा दें, समझो आंसर। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं यहां पर। जैसे हमसे कहा जाए कि भाई dy ओवर dx बराबर में 4x इंटू y², ये हमारा कोई एक अवकल समीकरण है और आपसे ये कहा जाए कि इसका विशिष्ट हल बताइए। क्या कहा जाए
इसका विशिष्ट हल बताइए, विशिष्ट हल। ठीक है, अगर विशिष्ट हल पूछा जाएगा तो यहाँ पर बाई मतलब जैसा कि बताया कि विशिष्ट का मतलब क्या है, जब कोई कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालें तो कांस्टेंट ये जैसे ये वाला है ना, ये डी हमने निकाला है कांस्टेंट, तो इस डी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कुछ शर्तें दी जाएंगी। उन शर्तों के हिसाब से हमें डी की वैल्यू निकालनी है, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, और कांस्टेंट की वैल्यू यहां रख दी जाए तो समझो उसका ये विशिष्ट हल हो जाता है। तो बस वही काम यहां करना है कि भैया इसमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो यहां पर शर्तें दी गई हैं कि यदि y का मान 1 जब x का मान 0, ठीक है, y का मान 1 जब x का मान 0 हो तो हमें यहां पर इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। चलिए करके दिखाते हैं, बिल्कुल एकदम आसान तरीका है। क्या करना है, चरों का पृथक्करण कर देना है। भाई पृथक्करण का मतलब हमने जैसा कि बताया आपको, डी वाई वाला है ना, डी वाई के साथ में क्या रखना है, बाई वाले पद, बाई स्क्वायर लिखा है, इसको यहां भाग में आ जाएगा ये, ठीक हो, क्योंकि गुणा में है ना, गुणा वाला कहां पहुंचेगा, भाग में। तो बाई स्क्वायर का तो यहां भाग कर दें, बराबर का निशान लगाओ, 4x हमारा जैसा है बिल्कुल अपनी जगह पर है, ठीक है। dx जो भाग में है इधर ले जाओगे, dx का यहां पर गुणा हो जाएगा। अब देख सकते हो चरों का पृथक्करण हो गया है ना। dy वाले y के साथ में, dx वाले x के साथ में रखने के बाद हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर समाकलन का निशान लगाना है, डी बाई बटे में बाई स्क्वायर लिख दें, बराबर में 4, देखो समाकलन से बाहर कर सकते हो, x इंटू डी एक्स, करेक्ट है बच्चों। इसके बाद में यहां पर देखो समाकलन कैसे करोगे, ऊपर ले जाओ माइनस की 2 पावर, फिर समाकलन करोगे तो -2 में 1 जोड़ो, माइनस का 1 बचेगा, -1 का भाग करना है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि ये आपका माइनस में कितना हो जाएगा, देखो 1 बटे में बाई, देखो ध्यान दें कितना हो जाएगा। चलो एक स्टेप पूरा लिख देते हैं, ये इस तरीके से कि बाई की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, देखो ये तो हमारा इसका समाकलन होगा, ठीक है। बराबर का निशान लगाओ, 4 अपना ज्यों का त्यों, x का समाकलन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 1 जोड़ो, 1 2 हो गया, 2 से भाग करना है, प्लस एक कांस्टेंट, 2 से इसको हम 2 बार कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां से देखो हमें मिलेगा माइनस, देखो नीचे से माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 मिलेगा, है ना। ये माइनस की 1 घात है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बटे बाई, बराबर में यहां लिख दें 2x स्क्वायर और प्लस में 1 आपका ये कांस्टेंट, ठीक है, करेक्ट है बच्चों। इसके बाद में देखो क्या करना है, इसके बाद में हमें कुछ शर्तें दी गई, उन शर्तों के हिसाब से c की वैल्यू निकालनी है। देखो शर्तें क्या दी गई हैं, जब y का मान 1 हो तब x का मान कितना है, 0 है, तो आपको यहां लिखना है y बराबर 1 व x बराबर 0 रखने पर, तो यहां पर y और x के मान रख के हम c का मान ज्ञात करेंगे। देखो -1 बटे y की वैल्यू कितनी रखनी है, 1, बराबर 2 इंटू x की वैल्यू क्या रखनी है, 0, प्लस में c, तो बच्चों यहां से c की वैल्यू हमें -1 मिल गई। देखो ध्यान दें, c की वैल्यू कितनी मिल गई, -1। अब इस c की वैल्यू को हमें यहां रख देना है, समझो विशिष्ट हल हमें मिल जाएगा। क्या करना है, c का मान, यहां पर नंबर कुछ डाल देते हैं, यहां लिख दें c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख लें भाई, ये हो जाएगा -1 बटे बाई बराबर 2x स्क्वायर प्लस c, और c की वैल्यू हमें क्या रखनी है, -1, माइनस में 1, ठीक है। यही समझो हल है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा इस हिसाब से समझो, ये माइनस का सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां लिख देते हैं, देखो माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में बाई बराबर, ये हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब यहां से अगर पदों की व्युत्क्रम में लिख दें तो ये बाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे, ध्यान से समझो, ये बाई हमने ऊपर कर किया है, 1 नीचे, तो इसी प्रकार ये भी ऐसा ही करना है, इसको बटे में लिख दें तो माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा देखो इसका अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। ये क्या है बच्चों, विशिष्ट हल। जबकि हमने जैसा कि बताया कि हमने c की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालो, जो शर्तें दी गई उनके हिसाब से c की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू यहां पर रख दो, समझो हमें इसका विशिष्ट हल मिल गया। ये वैसे क्या है बच्चों, ये क्या चीज है, ये इसका, ये जो है ना, ये व्यापक हल है। ये क्या है, व्यापक हल है। अब इस व्यापक हल की मदद से ही हमें विशिष्ट हल मिलता है, और हमें यहाँ जो शर्तें दी गई हैं वो शर्तों को यहाँ पर हमने डाल दिया और उसके हिसाब से c की वैल्यू निकाल ली।
उस कांस्टेंट की वैल्यू को यहां रख दें, सी की वैल्यू को यहां रख दें, बस समझो इसका हमें विशिष्ट हल मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों बात? चलिए इसको नोट करें और एक सवाल लेते हैं। देखो एक सवाल और लेते हैं, ठीक है, इसको रब कर लें। एक और सवाल लेते हैं। देखो इसमें यहां पर एक समीकरण ऐसे दिया गया है, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा समीकरण दिया जाए कि भाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में यहां पर ऐसा दिया जाए 1 माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स। ये हमारा कोई एक अवकल समीकरण है और आपसे पूछा जाए इसका व्यापक हल बताइए। क्या पूछा जाए? व्यापक हल ज्ञात करिए। ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया बच्चों, पहले देखो और पहचानो कि भाई चरों का यहां पर पृथक्करण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मतलब x dx के साथ में आ जाए, y dy के साथ में आ जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बच्चों, यहां से देखो पॉसिबल है। यहां से हम dy लिखें बराबर में ये dx जो बटे में है यहां पर गुणा में आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू में dx। ये देखो x में फलन है और x में फलन है, वो कहां रखना है? dx के साथ में रखना है। चूंकि y है नहीं तो हमें डी वाई के साथ में कुछ नहीं करना है, ये हमारा अलग है तो अलग रहेगा, ठीक है। तो भाई अब हम यहां पर दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। यहां पर लिखेंगे बराबर में समाकलन डी वाई बराबर में, यहां समाकलन का निशान लगाओ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में डीएक्स, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा इसको हल करो और इसके बाद हम समाकलन करेंगे। देखो 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। कॉस के पदों में यहां पर लिख दें इसका मान। देखो तो कॉस एक्स का मान कॉस के पदों में होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1। बोलो ठीक है कि नहीं? इंटू डीएक्स ज्यों का त्यों, एक से एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें ऊपर मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, जबकि नीचे यहां पर मिलेगा देखो कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू में डीएक्स। यहां पर देखो एक एक ये कैंसिल हो जाएगा, यहां भी एक एक कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर देखो ध्यान दें, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 को हम टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन किया जा सकता है? नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहां से ये इधर क्या चल रहा है? देखो डी वाई बराबर, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा और आगे बदलें तो डी वाई का समाकलन बराबर में समाकलन यहां टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 इंटू में डीएक्स लिख सकते हैं। इतनी बात ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। भाई यहां पर सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 का भी समाकलन पता है, 1 का भी समाकलन पता है, और यहां पर देखो ये लिखा है ना, यहां पर 1 का समाकलन बाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहां पर हमें मिल जाएगा बाई बराबर में, यहां सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 का समाकलन लिखना है टेन एक्स बटे 2 और यहां से 1 बटे 2 से भाग कर दें, ठीक है। माइनस यहां 1 का समाकलन एक्स लिखना है प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। 2 ये बटे में दिखाई दे रहा है, ये कहां पहुंचेगा? ऊपर, तो ये हो जाएगा बाई बराबर 2 इंटू में टेन एक्स बटे 2 माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। ये है इस अवकल समीकरण का व्यापक हल। करेक्ट है बच्चों? मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बस समाकलन आना चाहिए भाई। समाकलन जो पीछे आपने सीखे हैं बिल्कुल आना चाहिए। सोते जागते आप एकदम यही सपना देखो कि भैया समाकलन कैसे करना है। समाकलन अगर आपको करना आता है तो अवकल समीकरण बिल्कुल एकदम आसान है। केवल 3 विधियां हैं, जैसा कि हमने बताया। हम लोग अभी यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? यहां पर हम चरों के पृथक्करणीय विधि से अवकल समीकरणों का हल करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको पहचानना है कि अवकल समीकरण हमारा ऐसा है क्या, उसका चरों का पृथक्करण किया जा सकता है। तो अगर है तो उसको हम चरों का पृथक्करण पहले कर लेते हैं और फिर दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, और जो आंसर आता है वही आपका व्यापक हल होता है। किसी प्रश्न में यहां पर दिया जाएगा कि भैया एक्स का मान इतना है, बाई का मान इतना है, तो फिर सी का मान कितना होगा, यहां पर हम रख देते हैं एक्स और बाई के मान, तो सी की वैल्यू ज्ञात हो जाती है, और सी की वैल्यू ज्ञात हो जाए वो यहां रख दें तो इसका हमें फिर विशिष्ट हल ज्ञात हो जाता है। करेक्ट है बच्चों? मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो थोड़ा एक और आगे प्रश्न लेते हैं, यहां पर इसको रब कर दें।
इसको रब कर लेते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। देखो यहां पर एक प्रश्न ले लेते हैं कि कोई ऐसा हो कि भाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू में डी बाई, ध्यान से समझना है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई, और माइनस में लिखा है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में dx, और ये बराबर में 0 दिया गया है। इसका हमें क्या करना है, व्यापक हल बताना है, व्यापक हल बताना है। देखो ध्यान में, कैसे बताओगे भाई, कैसे बताओगे, आसान सा काम है। अभी यहां पर बच्चों, अभी जैसे हमने आपको बताया था कि डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्मेट में होना चाहिए, है नहीं, लेकिन बना लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखो इसको कैसे करोगे, यहां पर हमने आपको बताया कि भाई हमें चरों का पृथक्करण करके हल करना है। तो चर जो x है वो dx के साथ में आ जाए, y है वो dy के साथ में आ जाए, काम खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो चरों का पृथक्करण हमें इस प्रकार से करना है। देखो ध्यान दें, इस पद को पहले इधर ले जाओ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू में डी बाई, बिल्कुल ठीक है, बराबर का निशान लगाओ, माइनस का है ना, इधर पहुंचेगा प्लस का हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में dx। ठीक है बच्चों, अब चूंकि ये dx है और ये भी देखो x में ही फलन है, यहां ये भी फलन x में है, तो इसको उठाओ और यहां पर देखो भाग में ले आओ। तो इस तरीके से लिख सकते हैं dy बराबर में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में dx, और यहां बटे में आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो रही है, किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं। dy बराबर यहां पर हमें ये x में, चूंकि चर x में फलन है तो dx के साथ में हमने रख लिया, y का कोई पद है ही नहीं, है ना, y में कोई फलन नहीं है, इसलिए dy को हम एक साइड रखेंगे, dx के साथ में x वाले चरों को हमने रख लिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, समाकलन कर देना है दोनों पक्षों का। तो यहां समाकलन का निशान लगाओ, इंटू में dy बराबर में समाकलन का निशान लगाओ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू में dx लिखो, और नीचे अपॉन में लिखना है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, इतनी बात सही है। थोड़ा सा कुछ गलती हो गई, ये माइनस था ना, तो ये माइनस है ऊपर, ये वाला है ना, ये माइनस। ठीक है, अब समझो बच्चों, इसका हमें अब समाकलन करना है। जैसा कि अभी हमने बताया कि समाकलन आपको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो समस्या है, समाकलन तो आना ही चाहिए। किसी प्रश्न में प्रतिस्थापन करना होगा तो किसी प्रश्न में खंडसा समाकलन से भी समाकलन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होगी। मतलब जो भी अपना पीछे प्रोसेस पढ़ी है वो सब आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, हर प्रश्न में कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। बच्चों यहां से देखो, अगर हम इसको प्रतिस्थापन कर लें, इसका यहां पर समाकलन करने के लिए e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बराबर t मान लें, ये नीचे वाला t मान लिया। अवकलन करो भाई, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, प्लस e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का फिर से करोगे माइनस का 1, और यहां पर लिखना है dx बराबर dt, dx बराबर में dt। ठीक है, ये माइनस कहां आएगा, बीच में आ जाएगा, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में dx बराबर में यहां लिखेंगे dt। करेक्ट है बच्चों, इतनी बात सही है। तो यहां पर ऊपर ये हो जाएगा dt, और ये हमने इसको माना है t। तो अब ये हमारा प्रश्न इस प्रकार से देखो बदल जाएगा, समाकलन dy बराबर समाकलन ऊपर ये हो गया dt और नीचे हो गया t। करेक्ट है, अब क्या करना है, समाकलन करो भाई। तो यहां पर 1 का समाकलन y होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 1/t का समाकलन log t होगा, ये बिल्कुल ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट लगाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। अब t की वैल्यू रख दें, t की वैल्यू कितनी है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, वो यहां रखनी है। तो आपके पास आंसर आएगा, देखिए कितना, y बराबर log t की वैल्यू कितनी रखनी है, t की वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू आपको रखनी है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये t की वैल्यू रखनी है प्लस कांस्टेंट। ये देखो इसका व्यापक हल हो गया, आगे कुछ आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विशिष्ट हल अगर पूछा जाता तो x और y के यहाँ कुछ वैल्यू दी जाती, वो यहाँ रख के हम c की वैल्यू ज्ञात करते। तो यहाँ पर केवल व्यापक हल पूछा गया है, तो यहीं पर आपको रोक देना है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, अगर ये क्लियर है तो भैया फिर कुछ और लेते हैं, एक और ले लेते, एक प्रश्न और लेंगे। ठीक है, एक प्रश्न और ले लेते हैं। देखो यहां पर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया जाए, मान लें
ये हमारा एक और आगे का प्रश्न है जिसमें ऐसा दिया जाए कि dy/dx बराबर में दिया जाए y इंटू 10x। dy/dx बराबर क्या दिया जाए, dy/dx बराबर दिया जाए y इंटू 10x, और इसका क्या है विशिष्ट हल बताओ, ऐसा प्रश्न कहता है। क्या कहता है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात करो। जबकि यहां पर विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए दिया गया है यदि y का मान 2 है जब x का मान 0 है, ऐसा हमसे कहता है। यदि y बराबर 2 जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 2, और ये x और y के मान हमें कहां पर इसके व्यापक हल में रखने हैं, तब हमें c की वैल्यू मिलेगी, और बस c की वैल्यू रख दो तो हमें इसका विशिष्ट हल मिल जाएगा। तो पहले व्यापक हल तो हमें ज्ञात करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करें, चरों का पृथक्करण कर लें। तो पृथक्करण करने का मतलब सीधा ही है कि भाई जो dy लिखा है उसके साथ में y वाला पद आ जाए। तो ये y जो लिखा है ना वो हमें इधर ले आना है, तो भाई फिर ये तो भाग में आ जाएगा, गुणा में है ना, गुणा वाला तो भाग में आता है। ये dx के साथ में ये यहां पर 10x इंटू dx लिख दें, ठीक है, ये 10x है, dx के साथ में गुणा हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन कर दें। तो dy बटे में y बराबर समाकलन 10x इंटू dx लिख दें, ठीक है। यहां पर देखो 1 बटे y का समाकलन होता है log y, और 10x का समाकलन ध्यान से समझो, 10x का समाकलन होता है साइन बटे कॉस लिख दें, तो कॉस को माइनस लॉग कॉस x लिख दें, या log sec x भी आप लिख सकते हो, और प्लस एक कांस्टेंट। अब बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम y बराबर 2 x बराबर 0 लिखेंगे। y बराबर 2 क्या लिखेंगे, y बराबर 2 x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रख लेते हैं। यहां पर देखो यहां से अब log y की वैल्यू कितनी रख दें 2, तो log 2 बराबर हो जाएगा log यहां पर sec x की वैल्यू 0, sec 0, और आपको पता है sec 0 का मान 1 होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा देखो कितना, log 2 बराबर log sec 0 का मान 1 होता है प्लस कांस्टेंट। अब log 1 का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, और log 2 बराबर हो जाएगा 0 प्लस c, मतलब c का मान log 2 हमें मिल रहा है। c बराबर कितना मिल गया, log 2। अब c का मान हमें कहां रख देना है, यहां पर नंबर 1 में रख दें, तो समझो इसका विशिष्ट हल मिल जाएगा। ये तो इसका व्यापक हल है, हमें विशिष्ट हल ढूंढना है, तो क्या कर दें, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, रख लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा log y बराबर log sec x और प्लस c, और c का मान क्या लिख दें, log 2 रखें, और ये हमारा इसका विशिष्ट हल हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। ये क्या है, इसका विशिष्ट हल है बच्चों। यहां c का मान समीकरण 1 में रखने पर विशिष्ट हल, यहां पर ऐसा लिख दिया करो, है ना, विशिष्ट हल, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल हमें यहां पर ये मिला है। ठीक है, क्लियर बात है। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा कि चरों के पृथक्करण विधि से हम अवकल समीकरण का हल कैसे करते हैं। ठीक है।